देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज एक बार फिर हमारे साथ हैं छोटे से अंतराल के बाद धीरेन्द्र पुंडीर सर। धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज पॉइंट के आप सभी के सुपरिचित। संसदीय कार्यवाही 2 दिन जैसे तैसे चल रही है और सर से मेरी इसके पहले जब बात हुई थी तो उस वक्त ये हंगामा, ये आंदोलन के नाम पर अराजकता खत्म हुई ही थी। तभी मैंने कुछ शंकाएं जाहिर की थी और आज सर के सामने मैं अपनी पीठ थपथपा ले रहा हूं कि सर देखा, मैंने कहा था ना सर कि ये संसद नहीं चलने देंगे। आज हालांकि राहुल गांधी बोले, कल प्रियंका वाड्रा ने कामकोटी, प्रोफेसर कामकोटी की तुलना, मतलब उनके लिए ऐसे हास्यास्पद लहजे में बात की, क्योंकि गोमूत्र विशेषज्ञ होना कोई मैं बहुत बुरी बात नहीं मानता, लेकिन उसको जिस तरह डिमीनिंग तरीके से बोला। और आज राहुल गांधी ने जिस तरह अंधभक्त और तमाम चीजें, मैंने सर आपसे कहा था कि वो एक इस्तीफे के बाद फिर गृह मंत्री, फिर ये लगातार चलेंगे। इसी संदर्भ में आपसे सवाल है और आप यहीं से अपनी बात शुरू करें आज की संसदीय कार्यवाही और राहुल गांधी के मद्देनजर। धन्यवाद दर्शकों, स्वामी व्यालोक जी को भी और व्यालोक वाणी के तमाम दर्शकों को मेरी ओर से बहुत अभिवादन। लेकिन मैं इस बात को दूसरे नोट पे ले जाता हूं, क्योंकि उन्होंने गलत पीठ थपथपा ली। इसलिए कई बार जो सीनियर होते हैं उनको अपने जूनियर को बताना भी होता है। देखिए, मैंने आपको, शायद आपने उसको गलत लिया था व्यालोक जी, मैंने कहा था बिल पास होंगे, बिल पास हो गया, तो इसीलिए आप उसको नहीं कह सकते। और संसदीय परंपराओं में आज तक जिस श्रवण काल मगध साम्राज्य की आप बात कर रहे होगे, मैंने वो नहीं देखा है, लेकिन आपने देखा होगा, क्योंकि संसद ऐसे ही चलती है, संसद ऐसे ही होती है। नेता विपक्ष का यही काम है जो राहुल गांधी कर रहा है। उसके पास अगर अच्छे फैक्ट होते तो वो बेहतर तरीके से करता, उसके पास फैक्ट नहीं है तो ऐसे ही करेगा। सोनिया प्रियंका गांधी क्या ये कहे कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत शानदार काम कर रहे हो और अब हम अपनी पार्टी छोड़ के इनकी पार्टी में आ जाएं, वो नहीं कह सकते। भाई ये लोकतंत्र इसी तरह से बना हुआ है, ट्रेजरी बेंच का विरोध करना ही विपक्षी काम है, तो उन्होंने वही किया। देखिए, संसद चलने का अर्थ ये नहीं होता कि साहब आप आए बहुत शानदार तरीके से बातचीत। संसद चलने का मतलब ये होता है, सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी ये होती है कि बिल पास हो गए। आप उसको संसद चलना कहते हैं जब आपका विपक्षी उसमें शामिल होके सवालों के जवाब अपनी तरफ से एडजमेंट मोशन देते हैं। आपने देखा होगा उन्होंने बहुत सारे दिए, अलग अलग लोगों ने दिए, तो वहां उनको हरा के पूरी तरह हुआ। तो इसीलिए ये जो एक सरकार का वो था कि किसी भी तरह ये बिल पास हो जाए, तो बिल पास हो गया। अब आगे फिर देखेंगे, अगले बिल पर वो फिर और करेंगे। क्योंकि पहला बिल क्या था, देखिए इस बिल में इसीलिए भी आसान था क्योंकि विपक्ष भी इसका विरोध करते हुए नहीं दिखना चाहता था। अब देखिए, अभिषेक बनर्जी से शुरू हुआ, लेकिन आपको क्या लगता है कि सब में एकदम भातृत्व भाव आ जाएगा? एकदम वो नहीं होता। राजनीति ऐसे नहीं होती, राजनीति ऐसे ही होती है जैसे चल रही है। क्योंकि विपक्ष अपने हाथ में जो भी कमजोरी नस होगी सरकार की, उसको दबाने की कोशिश करेगा। बहुत अरसे बाद विपक्ष को सड़क पर ट्रैक्शन मिला है, दूसरे के माध्यम से मिला है। उसको संसद में उसके पास ना संख्या बल है और ना ही मनोबल है, दोनों ही नहीं है, है ना। तो इसीलिए वो यही कोशिश करेगा। सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी यही होगी जो आज शाम हुई कि साहब मैंने बिल पास करा लिया, मैंने कानून बना दिया। इसके साथ साथ आपने शायद गौर नहीं किया होगा कि जो राज्यसभा में है उसमें भी वो पास हो गया। अब 3 साल की सजा है, अब आप कीजिए उस पर जो है क्या नाम, वंदे मातरम का। अब कानून बन जाएगा, राष्ट्रपति शासन होते वो मतलब साइन होते, खत्म, बन गया कानून। तो सरकार को तो दोनों जगह कामयाबी मिल गई। आप कहाँ देख रहे हैं? मतलब आपको, मतलब मेरी अभी वो समझ में थोड़ा सा कम आया जो आपने सवासी ली, मैं पहले वो सुनना चाहता हूँ। नहीं सर, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जैसे नीट वाले विधेयक में, जबकि इसमें तो किसी के विरोध की आशंका ही नहीं थी, फिर भी विपक्षी विरोध इतना जबरदस्त कर रहे हैं। उनका कुल ध्येय ये है कि संसदीय कार्यवाही न हो, ठीक है, और किसी तरह ये डिस्ट्रप्शन होता रहे। अब आगे के बिल क्या होगा, और उसके बाद उधर जो ये और दूसरा जो सीजेपी सीधा देश के सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रहा है और एक के बाद एक कोर्ट करता चला जा रहा है, उस पर मिलॉर्ड कब स्वतः संज्ञान लेंगे या नहीं लेंगे,
ये दोनों सवाल। मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर कोई ध्यान देने की जरूरत है। आपको जानते होंगे वो जो कर रहा है ना, अब जानते हो क्या कर रहा है व्यालू, अब वो अब सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा, अब वो स्टेट के खिलाफ बोल रहा है, वो भारत के खिलाफ बोल रहा है, अब वो भारत के खिलाफ आ रहा है। तो जो एक मॉरल ऑब्लिगेशन होता है किसी भी इंस्टीट्यूट पर होता है, हमेशा होता है, राष्ट्र पे होता है, व्यक्तियों पे होता है, समाज पे होता है, वो उससे मुक्त हो रहा है। जो बेसिकली मैंने आज एक बताया कि इसमें हाफ मेटामॉर्फोसिस होती है, जो काकरोच होता है जिसमें उसमें हाफ मेटामॉर्फोसिस होती है, और दो ही स्पीसीज होती है आपके यहाँ, एक अमेरिकन और एक जर्मन, दो ही आपके यहाँ होती है। तो आप ये सोचिए कि उसने पहले अंडे से निकला, प्यूपा बना, तो आपने उसको सड़क पे देखा, अब वो एडल्ट बन रहा है, और एडल्ट बनने के बाद वो मारा जाता है, यही होता है। तो इस पूरे प्रोसेस में काकरोचों के यही होगा, क्योंकि देखिए कल होम सेक्रेटरी थे, डीआईबी थे, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके अलावा आपके होम मिनिस्टर थे, रात 11:30 बजे तक संसद के उसमें अंदर मीटिंग होती रही, उसके बाद तमाम जगह से होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की कहानी उनको सुना दी, उस तरह की कहानी उनको उम्मीद नहीं थी, और जिस तरह उनके गुरु आदरणीय श्री कपिल सिब्बल जी महाराज उनको समझा रहे थे, वो उसी तरह समझ के आ गए थे, और वो सोच रहे थे कि कोर्ट ये सुनेगा। कोर्ट ने कहा, एक लाइन डाल दी कि भाई जो नाबालिग है, जिनके पास इस प्रदर्शन से पहले कोई केस दर्ज नहीं था, उनको विलंब रिहा किया जा सकता है, उनके केस आप देख लीजिएगा, मतलब उनको रिहा किया जाए। और दूसरा क्या है कि आप जो है जिनके खिलाफ प्रायर हिस्ट्री शीट खुली हुई है, जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है, उनको आप अब कानून से निपटाइए। तो इससे ज्यादा और आपको क्या चाहिए? कानून ऐसा ही होता है, चप्पल से नहीं मारा जाता सामने, क्योंकि वो जरूरी नहीं है। वो जरूरी है कि उनको कानून की देखिए ऐसा होता है, जो आउटलॉ होता है या बाहर जाता है कानून, उसी के खिलाफ तो केस होता है। भाई आप 302 जो अब बदल गई 102 या वो हो गया है, सो मर्डर वाला मामला बीएनएस में, तो आप ये सोच के देखिए कि कानून तो मौजूद है, लेकिन लोग हत्या करते हैं ना, वो पकड़े जाते हैं। तो कानून मौजूद होना चाहिए, उसके बाद उस पर अच्छा बुरा काम करने वाले लोगों को आप आकलन करते हैं। इसीलिए ये सरकार, मुझे लगता है इस सरकार ने उस फैसले में, जिसपे बहुत सारे खासतौर से हिंदूवादियों को उनको बहुत नाज है, जिनको इस बात पे कि उन्होंने हिंदुत्व उन्होंने बचाया, हजारों साल की परंपरा में वो पिछले 30-35 सालों में उन्होंने हिंदुत्व बचा लिया। जबकि इस सरकार के आने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी वो सिर्फ इस कविता को लिख के हिंदू हो गए थे कि मैं हिंदू तन मन, हिंदू मेरा मन, और हिंदू कुछ कर नहीं पाए थे। इस सरकार ने, चूंकि जनता ने ताकत दी, तो इस सरकार ने उनको रिटर्न किया। कल को जनता और ताकत देगी, वो और रिटर्न करेगी। तो सवाल तो यही है। बहुत सारे लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, चूंकि मैंने किया इसलिए बता रहा हूँ कि जब ये चुनाव हार गई है आपकी, जो आपके दोस्तों की पार्टी है, चूंकि आपने उनको बहुत करीब से देखा, लेफ्ट को हम लोगों ने इतना नहीं देखा, क्योंकि आपने देखा वो झूठ मक्कारी और किस तरह से इस देश को खत्म करने के प्लान बनते हैं। आपने उनको झेला है, जब फर्जी मुकदमे आप पे जारी होते, तो आप उनको जानते, लेकिन देश नहीं जानता। आपको मालूम है उन्होंने 13-14 जुलाई को अपनी मीटिंग में क्या किया? 11 से 13 के कोझिकोड में हुई हार के बाद केरल के, उन्होंने कहा, अपनी आत्मालोचना में, समीक्षा में कहा कि योगी आदित्यनाथ की चिट्ठी उन्होंने पढ़ दी, उनके मंत्री ने, संगमम में, अयप्पा संगमम में, इस वजह से हार गए, क्योंकि मुस्लिम लोगों ने उनका वो नाराज हो गए मुस्लिम कि भाई बताइए सॉफ्ट हिंदुत्व कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने उनसे पल्ला झाड़ लिया। ये हार का कारण बताया गया। तो आप ये सोचिए व्यालोक बाबू कि इस समय इस देश में आप ये सोचिए, पंजाब में वारिस पंजाब के रिहाई के लिए, यानी जो आतंकी हैं उनकी रिहाई के लिए सड़कों पर लोग थे, आज उस पर चढ़ गए, यानी पंजाब को अशांत करने की कोशिश की जा रही। पंजाब क्या है? बॉर्डर स्टेट है। आपके सेंटर में कौन है? दिल्ली है। वहां वो लोग घुसे हुए थे, उनको करना है। दूसरी तरफ इस देश के होम मिनिस्टर को मालूम है कि मुझे करना क्या है। देखिए फैसले अच्छे बुरे होते हैं, हम लोग उनके समय में उनका समय देखते हैं व्यालोक। मतलब मैं थोड़ा सा क्रिटिकल होके इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि लोगों को इतिहास थोड़ा सा ज्यादा कुछ नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि 3 घंटे की फिल्म होती है, 5 साल की सरकार है दोस्त,
आगे भी जाएगी, पीछे भी आएगी। हमको इसके आउटकम देखने चाहिए। क्या ये आउटकम अच्छा है कि नहीं है कि हमारे बॉर्डर सिक्योर्ड हो रहे? आपको मालूम है 15 किलोमीटर के अंदर के दायरे में इस समय होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? आपको सबको मालूम होगा। यानी जो एक सरकार के मैं तो पिताई या उन सबको देखता था, बहुत सारे सीनियर्स को, मतलब मैं जब देखता था कि वो खड़े हैं और अटल बिहारी वाजपेयी का कविता सुना रहे, हिंदू तन मन धन, वो उसी पे ऐसे झूम रहे होते हैं क्योंकि उनको लग रहा भाई बहुत बड़ा काम हो गया, ये तो इसने हिंदू मान लिया अपने आप। और आज हिंदू पे ये हो रहा है कि आप 36 जो मदरसे, मस्जिद और ईदगाह 36 बैठ के कह रहा है मुरादाबाद में कौन, ओवैसी कहने लगा इनको बचा क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि टूटने का ऑर्डर आ गया। संभल में आप देख रहे हो। तो ये सब चीजें क्रमिक विकास का हिस्सा है, टाइम लगता है, समय लगता है, और अगर नेता फेल होता है तो फिर जनता उसको बदलती है। ऐसा नहीं है क्योंकि एक तो तैयार हो गया है। जी आपका बंद है, म्यूट है, आपका म्यूट है सर। चूंकि आपने संभल का नाम ले लिया तो थोड़ा सा अंतिम सवाल को ले चलते हैं राष्ट्रीय से यूपी की ओर। मतलब राहुल गांधी पर हमला हुआ तो अखिलेश यादव खड़े हो गए, बिल्कुल याराना कि ये दोस्ती तेरा प्यार हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, हो साथी टाइप से। तो ये मतलब फिर से गठबंधन करेंगे भाई लोग, और मतलब इस बार राहुल अखिलेश को निपटा ही देंगे क्या? देखिए हमारे यहाँ एक कहावत है, पर आपके यहाँ कुछ और भाषा में होगी, आपकी मतलब बोली में है क्योंकि अलग अलग है, लेकिन भाषा तो एक ही है। हमारे यहाँ कहा जाता है तुझे औरनी मुझे ठोरनी, यानी तुझे कोई दूसरा मिल नहीं रहा, मेरे पे कोई ठिकाना नहीं, तो हमसे बढ़िया दोस्त कौन होगा भाई। उनको जो है इस समय यूपी में किससे वो करेंगे, वोटों को बंटने से रोकना है। अगर योगी को रोकना है तो वोटों का बंटवारा रोकना है और मुस्लिम वोटों को एकजुटता के साथ लाना है। लिहाजा यही एक बड़ा समीकरण है। जरूर आप सुनते रहोगे इमरान मसूद उधर से फूफा करेगा, इधर से राजेंद्र गौतम जाके हल्ला मचा देगा कि नहीं हम लोग बराबरी का स्तर पे करेंगे, फला करेंगे, लेकिन फैसला अखिलेश और प्रियंका और राहुल को करना है। और मुझे लगता है कि वो अभी एक कॉमन पैचअप पे हैं। उनको लगता है कि अगर बीजेपी को इस तीसरी बार आने से रोकना है तो वो रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे तो रिजल्ट के बाद होता है, लेकिन उनका सबसे बेस्ट उनके पास अगर कोई कार्ड है तो वो आपस में मिलके बैठने का। तो इसीलिए इस गठबंधन को ये मान के चलो कि ये चुनाव गठबंधन में होगा। आज के समय पे कोई ऐसा वो नहीं दिख रहा है कि कोई गठबंधन में टूट आ रही हो। ये जो स्थानीय नेता होते हैं उनको माना जाता है, वो अपने बयानबाजी करके थोड़ा माहौल गरमाते रहते हैं, इधर उधर चेक करते रहते हैं कि भाई जैसे भी इस बार कांग्रेस चाहती है कि वो किसी भी तरह वो 75 जिलों में एक एक सीट लड़ ले, यानी 75 जिलों में उसको झंडा और डंडा खड़ा हो जाए। पिछली बार शायद उसके 13 जिलों में या 9 जिलों में थे ही नहीं। तो इसीलिए कांग्रेस ये प्रेशर बना रही है और वो चाहती है कि यार उसको पिछली बार भी लड़ लुड़ के उसने 106-7 सीटें ले ली थी, जबकि हार का कारण ये माना गया था कि कांग्रेस बहुत बुरी तरह हारी थी। सुप्रिया सिंह ने जमानत जब्त करा के आ गई थी, जो आज रोज रोज मोदी को कहती है कि तुम्हारे पास जनता नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तो ये सब कहानियां चलती रहती हैं। ये सब रागिनी नायक को आपको मालूम है, वो रोज सुबह से उठ के पानी पी पी के गाली देने लगती है उनको, अमित शाह जी को, कि भाई देखिए वो गांधीनगर से कितनी विशाल जीत के साथ आए हो। अरे भाई जो आपको पसंद सीट होगी उसी पे लड़ रहे होगे ना आप, तो आपकी पसंद सीट पे आपकी जमानत जब्त हो रही है, आप नीचे से दूसरे पे आते हो। तो इसीलिए राजनीति में ये सब चलता रहता है कि भाई हम उनको कोसेंगे। आप सोचो ये दुनिया का कौन सा गणित पढ़ी हुई है कांग्रेस कि जो 44 से वो 99 हो गए, 52 से वो 240 से ज्यादा हो गए। दुनिया के कौन से अर्थमेटिक में, मतलब ये कौन सी सभ्यता से आए हैं पता ही नहीं चल पा रहा कि साहब जो है 240 कम हो गए और ऐसे करके 99 में आ गए तो वो जीत कर। इसी तरह का इन सब के बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जी। तो दर्शकों श्रोताओं, आज की चर्चा हम इसलिए थोड़ी सी छोटी रख रहे हैं क्योंकि आपको पार्श्व से कुछ आवाजें सुनाई दे रही होंगी। आज गुरु पूर्णिमा है और हमारी बगल में एक आयोजन है
तो आप उस वजह से आवाज में डिस्टरबेंस हुई हो तो माफी लीजिएगा। बाकी हम लोग फिर अगली चर्चा करते रहेंगे। धीरेन्द्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने शॉर्ट नोटिस पर हमसे बातचीत की। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय जय श्री राम। जय श्री राम।